एक तरफ से पढ़ा देंगे, एक साइड से पढ़ा देंगे, क्या है प्रश्न। भाई तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली मोल से स्टार्ट करते हैं ना, मोल निकालना सीखते हैं पहले। तो बताओ फटाफट, सब पढ़ चुके हो, मोल निकालने के कितने तरीके थे, क्या थे? ठीक है, 3 तरीके हैं। अब सारे तरीके डिस्कस कर लेना। नॉर्मल तरीका क्या था, पहले किसी भी चीज़ का ग्राम पता हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो। ठीक, दूसरा हाँ, अगर ये एल हो मतलब लीटर में हो तो कितना होगा, 22.4 ml हो तो 400। ठीक है भाई, और क्या था? हाँ, N/Na यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो तो अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोल मिलता था, है ना। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री पे ये तो चलो नॉर्मल तरीका होगा। ऐसे मान लो गैस हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, Pb = nRT। एन यहाँ से क्या मिलेगा, Pb/, तो ये भी मोल है। ठीक, अच्छा, और उसके बाद अगर मान लो अपने पास A है प्लस B है, इसने बना लिया C और D, तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हैं ये भी क्या है, ये भी मोल है। ठीक है भाई, उसके बाद में अगर मान लेते हैं अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, एक क्या है, ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में एक एटम क्या है, वो भी अपने एक मोल को शो कर रहा है ना। इसको क्या कहोगे, 1 मोल ऑफ Ca। इसको क्या कहोगे, 1 मोल ऑफ कार्बन। और ये क्या है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल का ये सारा फंडा था। और कहीं से मोल दिखा है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है, और कहीं मोल दिखा, कोई ऐसी कैटेगरी जहाँ मोल नज़र आया हो, बताओ भाई। सोचो, मतलब ऐसा तो हम लोगों ने देख रखा है, पर कहीं और पढ़ते पढ़ते, जैसे भी हम 3-4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, वहाँ से तो वही सारी पुरानी बातें थी ना, उसी से निकाला गया, वही अपना पुराना किस्सा है ना अब्दुल। और कोई तरीका दिखा मोल निकालने का? चलो, मतलब यही लगभग तरीका था, है ना। और कहीं दिखे तो कुछ बताना हमें। तो ये फॉर्मूले याद रखना बेसिकली, और ये हमें काम करता है। कभी भी हमें क्या करना होगा, सारी कहानी लानी होगी किस जगह पे, मोल पे लानी होगी। ठीक, और मोल के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लो कि अपने पास क्या गिवन है, ग्राम दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लो, लीटर दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर लो, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लो। ठीक, ये सीखा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर, इतने डेटे में। चलो फटाक से करो। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.00012 ग्राम पर ml, then its vapor density is, क्या होगी? सॉल्व किया जाए। अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान रखना कि लीटर/22.4 जो होता है ये किस पे होता है, एट STP, है ना, एट STP NTP। अच्छा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, गैस की अगर कोई बात कही गई हो तो आप समझ जाओ वो किस पे है, STP पे है। ऐसा क्वेश्चन शायद आपके टेस्ट में आया था एक क्वेश्चन था। कुछ नए लोग दिख रहे हैं आज भाई, बंधु एकदम। क्या नाम? सागर गुप्ता। प्रेशर या फिर ड्रॉपर? इस बार दे दिए? अच्छा, पढ़ चुके हैं, मिल चुके हैं हम लोग। कुछ शकल याद आ रही है, एक बार आ चुके हैं। चलो करो सागर क्वेश्चन। सुभान कहाँ रह गए वो? अरे क्या नाम था? फैजान? बुखार?
वो आते हैं तो वो बताते हैं कि सुभान को बुखार है। अब तुम आए हो तो कह रहे उनको बुखार है। नहीं है इस समय, हमें लग रहा है कोई वायरल चल गया है क्या, बहुत लोगों को बुखार हो रहा है। हमें लग रहा है कोरोना का छोटा भाई आया, सिर्फ बुखार कर देता है बस। देखो इधर, ये हम यहाँ पे देखो क्या डेटा दे रखा है। कभी कभी हो सकता है कि हमें खेलना पड़े किससे, यूनिट से, है ना। यूनिट देखो दे रखा है ग्राम पर ml, मीन्स 1 ml में कितने ग्राम। ठीक है, यहाँ देखो 1 ml में कितने ग्राम दिख रहा है, 0.0012 ग्राम, 3 जीरो कर लो, इतने ग्राम दे रखा है। अब इसको हम अगर कुछ नहीं दे रखा है तो किस पे कंसिडर करते हैं, एट STP। अब बताओ STP पे कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 होता है। ml की कहानी चल रही है, मतलब 22 मतलब 12,400, है ना। तो 12,400 पे हमें चाहिए, मतलब कि अगर ये 12,400 ml हो तो कितना होगा, 0.0012 मल्टीप्लाई होगा ना, कितना हो जाएगा बताओ, 22,400। भाई इतने ग्राम तो होगा, वही पूछा है। अच्छा ये ग्राम हुआ, क्या निकला, ये मॉलिक्यूलर वेट निकल आया हो, जो गैस है उसकी मॉलिक्यूलर वेट निकल आई, इतनी मॉलिक्यूलर वेट ही तो होगी। अब हमें निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी। बताओ फॉर्मूला सीखा हुआ है इसका, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये ग्राम में, यही तो मॉलिक्यूलर वेट है, और उसके बाद डिवाइड कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखें तो इस तरह सॉल्व कर लेना है, बाकी काट पीट। सुनो, अरे क्या नाम मेरा, एकदम गर्म पानी मिलेगा, एकदम गर्म, एकदम गर्म तो नहीं मिलेगा, मतलब कुछ गर्म मिलेगा ना, तो वही लगा यार, खांसी आ रही है ना, अभी खांसना स्टार्ट करो। ठीक है, तो कभी किसी केस में हो सकता है आपको वेपर डेंसिटी दे रखा हो, ठीक, तो वहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, है कि नहीं। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर उसका ग्राम दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो उसका मोल निकाला जा सकता है। मोल निकाल सकते हो भाई, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन बना ले इस पर, ये लिख लो पहले। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, जब कोई कहानी ना दे रखी हो तो अपने मन से समझ लेना कि STP पे हमें निकालना है। ये सारी कहानी STP पे, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट हम STP से निकालेंगे। ये निकलेगा यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये जो निकला है ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। 1 ml पे कहानी दे रखी है, पर ml ना, पर ml पे कितना दे रखा है, और 22.4 ml पे कितना होगा, कितना हो जाएगा एट STP। वैसे लिख देगा जनरली, मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। थैंक यू, हो गया भाई नोट। चलो नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। फाइंड द मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ऑफ एनी गैस which has vapor density is 0.6। बताओ, आ गया 150 और किसी का, ठीक। क्या निकाले यहाँ से, देखो ग्राम दे रखा है, और हम जानते हैं मोल निकालने के लिए ग्राम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम तो हमें पता है कितना है 180, पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। यहाँ वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी को क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 0.6 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 मॉलिक्यूलर वेट निकल आया। ये मॉलिक्यूलर वेट का इस्तेमाल यहाँ कर लो, 1.2, ठीक, 0 काट लो, कितना आ रहा है 150, ठीक।
चलो, तो ये हो गई मोल की बात। ओके, अच्छा इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन की बात हो रही थी, वो थोड़ा जानना जरूरी है। हाँ, कोई बोल रहा था यूनिट कन्वर्जन से बताना। ठीक हो गया, ये आगे समझ। इधर सानिया, सानिया नाम था ना, फिर बताओ बताओ एक बार फिर से याद हो जाएगा। अम्बानी, हमारा हमारा भैया मजाक मत बनाओ, हो जाता है, मेरे को नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार तो मैं सुनता हूँ, ठीक है, फिर 2 बार जब सुनता हूँ तो थोड़ा हल्का फुल्का सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो बात। तो 2-3 बार सुन लिया, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाए, फिर नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। अब जैसे इधर वाली कैटेगरी सबके, ऐसे ये लड़का देखो, ये बीच बीच में गायब रहता है, अब नाम गया काम से, कहाँ चले जाते हो। अब कम से कम पीछे टॉपिक छूट गया, कोई बात नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट, उसमें तो इन्वॉल्व रहो अच्छे से, बाकी आगे पीछे रिवीजन सेशन में तो निपटा ही लिया जाएगा। चलो यूनिट कन्वर्जन में ये बात है, चलो कोई करके दिखाओ मुझे ऐसे ही। हाउ मेनी नैनोमीटर आर देयर इन 1 एंगस्ट्रॉम, बताओ, फिर हम बताते हैं ऐसे ही। हाँ, क्वेश्चन है हाउ मेनी नैनोमीटर इन 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं? अरे सर क्या भाई, ये तो क्वेश्चन था एक, मैंने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ऐसा घुमा दिया कि यूनिट पे खेल दिया उसने, सब कर ले गए, यूनिट पे जाके फंस गया मामला। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए। इसी कन्वर्जन से आप सारा कन्वर्जन सीख जाओगे, एक कन्वर्जन ये सीख लो बस। बताओ 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? बेसिक 10⁻⁹ मीटर होता है ना, कि गलत बता दिया मैंने कि इतने नैनोमीटर में 1 मीटर होता है? ये सही बात लिखी है या उल्टा लिखी है, कौन बताएगा? क्या 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है? ये बात सही है, ओके चलो गुड। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता? 10⁻⁻10 मीटर। इक्वेशन नंबर, यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालो, कितनी होगी? यहाँ से अगर देखें तो 1 मीटर क्या, ये 1/10⁻⁹ और ये 10⁻⁹ क्या होगा? नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। वापस इस पे आओ, 1 मीटर में बताओ कितना होगा? 1/10। अच्छा इसको ऐसे छोड़ दो, क्या ही करना है, ये कन्वर्ट ना करो, है ना, इसको कन्वर्ट ना करो, एक को कर लो बस, ठीक। अच्छा 1 नैनोमीटर में क्या कर, 1 मीटर में इतने नैनोमीटर हैं, तो बताओ इतने मीटर में कितना होगा? यही तो है, यूनिटी मेथड लगाओ, हो गया कि नहीं हुआ भाई? 1 मीटर में कितने हुए? 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर, ये 1 एंगस्ट्रॉम ही तो है, ये 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर निकाल रहा हूँ मैं, तो बताओ कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻10 नैनोमीटर, मतलब यहाँ हो गया 10⁻⁻1 नैनोमीटर, मतलब यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम में इतने नैनोमीटर हो गए। सुनो, जब भी क्वेश्चन यूनिट में पूछा हो और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो, जैसे क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली समझ लो, यहाँ डिस्कस करने लायक नहीं है पर कर लेते हैं, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। जैसे मान लो आप सॉल्व करते हो, रेडियस निकालते हो कितना? 0.53 इंटू 10 की क्या करते हो? n²/z। और ये आंसर किस में आता है? ये रेडियस किस में आती है बताओ? ये रेडियस किस में आती? ऐसे ही क्वेश्चन था और उसका आंसर था नैनोमीटर में, मतलब ये आंसर निकालने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा था, तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पे क्या करोगे? यहाँ पे इतने से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, नहीं समझे? कन्फ्यूजन है? ठीक है, क्यों अब्दुल? अच्छा इतना तो समझ जाओगे ना कि एंगस्ट्रॉम जहाँ लिखा होगा उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना याद रखो। क्या करना है, ऐसे ज़्यादा नहीं याद करना।
अब कोई बताओ कि अगर कन्वर्जन करना होगा तो कर लोगे? एक क्वेश्चन दिया जाए, चलो ठीक है। अब इसी बात पे बताओ कि उल्टा, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 नैनोमीटर, इसी का उल्टा 10, पक्का ना? देख लो, इसी को पलट दो, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 नैनोमीटर, मतलब यहाँ एंगस्ट्रॉम कर लो। हालांकि अपना काम यही है, बार बार यही रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं, पर ये भी देख लो, उल्टा सीधा दोनों पता होना चाहिए। यहाँ पे बताना है हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर में बताओ कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? एक नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम बताओ, सॉल्व करो सॉल्व करो। इसी को जो नैनोमीटर के टर्म में था, देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो नैनोमीटर के टर्म में सॉल्व किया, उसको कन्वर्ट कर लो एंगस्ट्रॉम के टर्म में, बस। भाई जिसके टर्म में पूछे आपको क्वेश्चन को उसी टर्म में ले जाना है। हमें यहाँ नैनोमीटर में चाहिए तो उसको नैनोमीटर के टर्म में लेके जाओ। कितना है? 10, पक्का? आगे सबका 10 नहीं है? आगे नहीं है सब? वही बहुत साल बहुत खाऊंगा बेटो, क्या बात। ठीक है, कर लोगे? तो कन्वर्जन का बिल्कुल ये ध्यान रखना, हालांकि ज़्यादा इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। बाकी आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है बुक के अंदर, उसमें भैया अपना टेरा, जीगा, पेम्टो, योक्टो, जोक्टो जो भी है सब अपना देख लो। उतने लेवल तक नहीं जाएगा अपना, बस बेसिक सा कौन सा बार बार रिपीट होता है बताओ? माइक्रोन की वैल्यू बताओ कितनी होती? इतनी होती? एंगस्ट्रॉम तो आपको दिख ही गया, ठीक। और बताओ नैनो तो दिख ही गया, ठीक है। और बताओ, पिको दिखती है, हाँ ठीक है। पिको कितनी होती? 12 ना। एक और दिखती है जिसको फर्मी बोलते हो, फर्मी कितनी? फर्मी होती क्या है कोई बताए मुझे? ये बड़ा फेमस है, एक बार ये नहीं यूनिट तो होती है, इससे रिलेटेड एक बात है जो नीट में डायरेक्ट पूछा गया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था। न्यूक्लियस की रेडियस होती है, न्यूक्लियस की, ठीक है। पूरा एटम है, इस एटम की ये जो न्यूक्लियस है, इसकी कोई भी एटम, किसी भी एटम की न्यूक्लियस लगभग इतनी ही मानी गई है, और पूरे एटम और न्यूक्लियस मिला करके उसकी जो रेंज दी गई है वो 10 की पावर -15 टू 10 की पावर -8 तक ही है। इतना ही है पूरा रेंज, इससे ज़्यादा नहीं। भाई एटम कितना छोटा है, ठीक, बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से इसकी रेंज है। क्लियर है? तो बस अपने पास यही रिपीट होंगे, यही यूनिट ध्यान रखना। अब जिसको निकालना हो उसके टर्म में घुमा लेना है ऐसे। देखो इधर मान लो हमें नैनोमीटर में चाहिए तो इसको घुमा लो इस साइड, पिकोमीटर में चाहिए इसको घुमा लो इस साइड, और जितने मीटर में पूछा हो, ठीक है। अगर उसने माइक्रोन में पूछा तो इतने मीटर पे कैलकुलेट कर देना है, ठीक। जैसे यहाँ से देखो 1 मीटर में कितना हो, 1/12। अब माइक्रोन पूछा है, 1 माइक्रोन में कितने पिकोमीटर, तो आप कैलकुलेशन किस पे कर दोगे? 10 की पावर -6 पे। समझ गए ना कि ज़्यादा फास्ट हो गया? हो गया, क्या इन सब चक्कर में पड़ रहा है। आगे बढ़ो। तो ये यूनिट की बात हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बहुत ही फेमस है कि लीटर जो होता है, लीटर यानी कि वॉल्यूम जो होता है, इसकी यूनिट बड़ी कंफ्यूज करती है। वॉल्यूम की सारी यूनिट भाई ध्यान रखो, क्योंकि अपने पास ये बड़ा ही फेमस है, ठीक। वैसे बेसिक यूनिट क्या है वॉल्यूम की, कोई बताए? है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स मीटर 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 मीन्स मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, ये तो लेंथ के लिए हो गया। अपने को वॉल्यूम किस पे लेना है? लिक्विड वाला। तो बताओ कि लिक्विड पे वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट? बताओ, लीटर ना। अच्छा ठीक है, लीटर के अलावा और कोई यूनिट लिखी जाती है? 1 लीटर को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर को हम क्या क्या लिख सकते हैं? बहुत सही, 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। और कोई? 1 dm क्यूब लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। मतलब अपने पास अगर ये दे रखा है तो सीधे समझ जाओ लीटर, ये दे रखा है मतलब लीटर। एक तो ये यूनिट ध्यान रखना। इसके अलावा बताओ ml वाला कहानी, 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब? अरे सर, हज़ार में अगर 1 है
तो एक में एक ही तो होगा, ठीक। अच्छा और बताओ, और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, CC। तो ये दोनों यूनिट ध्यान रखना, ठीक है, इसको लिख लो, ये काम का है, न्यूमेरिकल में काम आता है। मतलब आपके पास अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, मतलब वो क्या दे रखा है, ml, ठीक है। कोई क्वेश्चन से दे दिया उसने भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम, तो आप समझो ml है, ये क्वेश्चन करेंगे इस पर, इसको नोट कर लो तब। कर लिया सबने, ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। आओ, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 11,200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस at रूम टेम्परेचर, बताओ। पाँच सौ मोल, पाँच सौ ना, गुड, सबका आया 500। फरहान, ये सेंटीमीटर क्यूब का क्या मामला है, क्या दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, वो लीटर में दे रखा है, ml है वो, या तो उसको 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में कन्वर्ट होगा, इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद लीटर में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। पर अभी इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ml, इसको सीधे ml समझो। तो बताओ वॉल्यूम अगर दे रखा तो क्या होता है मोल के लिए फॉर्मूला, अगर ये ml में मिल जाए तो इसको क्या करते हो 22,400, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 11,200, ये हो जाएगा 22,400, 2 जीरो कटा तो भाई 0.5 मोल आएगा आंसर। 500 मोल वाले कहाँ हैं भाई, 500 मोल, सीधे बड़ी नोट है 500, ठीक है भाई, ये बात समझ गए। तो थोड़ा अगर यूनिट का खेल यहाँ है, ठीक है। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन को मैं यहीं चेंज कर दूँ, अगर ये डेसीमीटर क्यूब दे रखा होता, अब बताओ, अब 500 मिल जाता, अब 500 मिल जाता, ठीक। तो थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, कभी ऐसे दे दे तो आराम से, जो सीधे है ना, सीधे उसको लीटर में कर दो, ml में कर दो। CC दे रखा है तो, अगर ये CC दे रखा है तो क्या कहोगे, ml है अपने पास। सबको क्लियर हुआ, बस ठीक। चलो यहाँ हो गई यूनिट वाली बात, और कोई कन्फ्यूजन यूनिट में, ठीक है ना। बस ये यूनिट अपने आपको कन्फ्यूज, मतलब हम लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती है, ओके। अच्छा एक चीज़ और रह गई, बड़ी दिक्कत वाली बात रह गई थी बच्चों में, सिग्निफिकेंट फिगर, बड़ी दिक्कत रह गई थी ना वहाँ पे। तो भैया इसको देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर में गलती मत करना आप। सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। जैसे मान लो अपने पास 3 है, 5 है, 0.00 है, कितने हैं इसमें, कितने सिग्निफिकेंट, 4 है भाई, 4। अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1। ऐसा नहीं है, इसमें 4 भी है और 1 भी है, दोनों आंसर सही है, ठीक है, गलत नहीं है। पर इसको बोला जा सकता है मोर एक्यूरेट कि एक ही है, ठीक, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 3 × 10⁻3, उस हिसाब से इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। पर अगर ऑप्शन में आपके पास 1 नहीं है, 4 है, तो 4 सही है भाई, दे सकता है, या तो 1 और 4 दोनों देगा तो उस ऑप्शन को टिक कर लेना, दोनों ही सही है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट, इसमें पता ही नहीं कितने हैं।
सीधे होल नंबर अगर कोई है तो होल नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जितना जीरो चाहें बढ़ा सकते हैं, तो इसमें इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है? रूल्स तो नहीं लिखवाने पड़ेंगे, है ना, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, जीरोज आर सिग्निफिकेंट, है ना, ये सब टर्मिनल डेसिमल्स ये सब कुछ नहीं ना, सीधे समझो, फैक्ट को समझो। हालांकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिग्निफिकेंट में दिक्कत जहाँ आने वाली है वो बता रहा हूँ, जहाँ दिक्कत आने वाली। चलो जैसे ये मान लो, अगर मान लो दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही, मान लो 6543 इंटू 1.2 या 7.2 जो दिख रहा हो, यहाँ पे होगा 1.000 इंटू 6.50। इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? दो होंगे। अब देखो देखो बस इस केस में ध्यान रखना कि प्रोडक्ट और कोशेंट अगर डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, उस केस में सबसे लीस्ट वाला देखो, सबसे लीस्ट वाला होगा। चार ऑप्शन आपके पास सेट है, भाई किस्मत ख़राब हुई अगर उसमें चारों सेट कर दिया उसने, तब तो सॉल्व करना पड़ जाएगा इसको। और नहीं तो ऐसा होता नहीं, जनरली वो नॉर्मल पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, अगर मल्टीप्लाई करके दे दिया तो सबसे लीस्ट वाला देख लेना, सबसे लीस्ट वाला कितना है, तो आपका आंसर वही वाला उसी के फेवर में जाएगा जो ऑप्शन सेट होगा दो में। मान लो हमने ऑप्शन सेट किया यहाँ पे ऐसे करके 1.0, अरे भाई इसमें 4 है, फिर गलती, नंबर नहीं सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? वही वाला, ठीक है, दो ही है ना इसमें। तो मान लो अपने पास यहाँ पे आ गया 8.90, यहाँ 8.09, या फिर यहाँ 8.0, यहाँ 6.51। कौन सा सही? सीधे देख के लिस्ट वाला टिक मार देना, खत्म। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग इसको करें, बेहतरीन क्वेश्चन। चल बताना है प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर इन 38.0 प्लस 0.0035 प्लस 0.0003, एक और जीरो। इसमें बताना है, ऑप्शन आपके पास हैं, मतलब ऐसे देख के बताओ, 38 या फिर 38.0035 या फिर 38.00353 या फिर 38.0। कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन। इसमें तो दिख गया सर सबसे कम वाला, ठीक है, डी। पक्का डी ना? सबका डी आया भाई? डी सही है। कैसे पता लगाया? कौन सा इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगाया? नहीं, लॉजिक कौन सा लगाया? सबसे लीस्ट वाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वहाँ बताना, ठीक। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ बाई चांस। मान लो ये अपने पास ऐसा होता है 3.25 प्लस ऐसे 1.20 और उसके बाद प्लस 0. देखो एक चीज़ ये है कि ऐसा ऑप्शन सेट होता, लेकिन हम काम कर रहा है लॉजिक वैसे। क्या गिरा है? 5 4। बताओ इसमें क्या आएगा अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो?
आहा। ये वाला अच्छा ठीक है, हम लोग गिन लेते हो ना, बड़ी दिक्कत ये है। अब बताओ, अब इस सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा वाला, इसको और अच्छा बना दें, इसको एक काम करो, इसको कर लो 1.54। कौन सा वाला, ये इसी में लॉजिक छुपा हुआ है बस, और कहीं लॉजिक नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर में फंसोगे तो इसी में फंसोगे। कौन सा, बराबर वाला सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पर सीखो, अगर कभी भी देखो प्रोडक्ट वाले में तो समझ चुके हो कि सबसे लीस्ट देखना है। वैसे यहाँ जो देखे थे वो लॉजिक गलत था, गलती से आंसर मैच करके अच्छी बात है, पर लॉजिक गलत है। हाँ, लॉजिक यहाँ पर प्लस माइनस में डेसिमल के बाद वाला देखा जाता है। प्लस माइनस वाले केस में ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद सबसे कम किस में, नहीं समझ आया। देखो प्रोडक्ट और डिवाइड में क्या होता है, क्या देखते हो, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, वही आंसर। लेकिन जब प्लस माइनस वाला केस चल रहा हो, ऐड किया गया हो सब्ट्रैक्ट किया गया, ये तो समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस ये तो दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें डेसिमल के बाद वाला देखना है, सबसे कम कौन सा दे रहा है भाई। इसमें देखो कितने दे रहे हैं, इसमें 2 है कि नहीं, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 2 है, और यहाँ डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद, यही आंसर सही है। डेसिमल के बाद भाई इसको लिख लो साइड में कहीं बना करके, यही दिक्कत आ जाती है। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे याद होना चाहिए, पर इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आया प्लस, वैसे प्लस वाला देते हैं लोग, माइनस वाला सिग्निफिकेंट फिगर पूछने के लिए, दिमाग से निकल जाता है। बस हमें क्या होता है, सबसे कम वाला देख के मारते हैं। अब ढूंढो कम वाला, यहाँ ढूंढते रहो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना बस, और सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बात नहीं है। ठीक भाई, वेरी गुड, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन। बताओ भाई, ये सब तो रटा रटाया होगा एकदम से, है ना, सबको याद। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला वाला फेमस कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ में क्या देखा, राउंड ऑफ में मतलब ये है, सीधा इतना ध्यान रखो, ये 5 दिख रहा है, 5 से अगर नीचे है तो उस तरफ चले जाओ, 5 से नीचे है तो इस तरफ चले जाओ, बस। अब डिपेंड करता है कि वो किस में बोल रहा है, 100 में, 10 में ऐसा समझो। मान लो हमने यहाँ लिखा 3, 5, 6, 0, हमने बोला इसको 10 के राउंड ऑफ करो, 10 के कितना आएगा कोई बताओ। अरे सर ये तो 10 के राउंड ऑफ है ही, 10 के राउंड ऑफ है। अच्छा 100 के करो, 100 के राउंड ऑफ बताओ कितना आएगा। अब 100 वाला मामला कहाँ चल रहा है, इतना पूरा 100 है ना। अब बताओ ये 50 से इधर वाला मामला 50 से किधर है, ऊपर या नीचे, तो किधर चला जाएगा, 600 में, यही बात बता रहा था मैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3600। अच्छा यही अगर ऐसा होता 3, 5, 40 लिखा होता, अब इसका राउंड ऑफ बताओ कितना, 5 से नीचे आया, इधर चले आओ, समझ गए। 1000 के राउंड ऑफ करना होगा तो फिर वही 5 के ऊपर अगर गए तो उस तरफ, नहीं इस तरफ। बताओ 1000 के क्या होगा इसका, अगर 1000 के राउंड ऑफ करोगे कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, क्या ये 500 के ऊपर गई, 500 के ऊपर गई मीन्स कितना होगा, 4000, 500 के ऊपर है, समझ गए। अच्छा यही वैल्यू इसकी बताओ, हाँ इसका राउंड ऑफ बताओ कितना होगा कौन बोला 3000, इसका भी 4000। अरे भाई पूरी वैल्यू देखो हैं, ऐसा सोचो वो कम हो गया तो भाई 10 के आसपास नहीं देखना ना, 100 पे देखना है, वो 1000 पे देखना है, 1000 पे देखना है। तो देखो ये बात ध्यान रखो, अगर 10 पे देखना है तो हम किसके बीच में देखेंगे, 5 से ऊपर 5 से नीचे। अगर हमें 100 पे देखना है तो किस पे देखेंगे, 50 के ऊपर 50 के नीचे। अगर हमें 1000 पे देखना है कितने करेंगे, तब भैया 500 रुपया देगा, ठीक। तो 500 के ऊपर 500 के नीचे देखो राउंड ऑफ, क्लियर है भाई सुफियान, ठीक। तो ऐसे राउंड ऑफ कर लिया करना, चलो मजा फिर से हेडिंग, ठीक है। तो अब है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
अच्छा कॉम्बी फिल्म ख़त्म हो गया ना मार्केट में अब? अभी तो एकदम से मतलब अलग ही। अच्छा जैसे मान लो नॉर्मली सब जाते हैं, बुखार हुआ, डॉक्टर साहब पैरासीटामोल, ठीक, ये पैरासीटामोल वही है। पैरासीटामोल की इतनी ब्रांड हो चुकी है, कॉलपॉल आ रहा है, डोलो आ रहा है, पहले कॉम्बी फिल्म चलता था, और अभी क्या है, और बहुत सारे आ गए मार्केट में। अच्छा अगर जाओ मार्केट, कभी जाकर चेक करना, कभी जाओ किसी मेडिकल स्टोर पे, पैरासीटामोल मत बोलना, डॉक्टर पीसीएम दीजिए, तो पहले वो नोटिस करेगा। ये पीसीएम जो है ये है पैरासीटामोल ही, और ये टर्म्स है ना, ये टर्म है मेडिकल लाइन का। पीसीएम बोलोगे तो पहले तुम्हें देखा अच्छा है, सोच समझ, फिर पूछेगा। ऐसे जाके बोलोगे कि पैरासीटामोल दे दो, पता कुछ भी उठा के दे देगा। लेकिन जहाँ आपने बोला सर पीसीएम, तो पता क्या कहेगा, कितने mg, 250, 650, वो जान जाएगा कि ये सेंसिबल बंदा है, सोच समझ के लेगा। वैसे mg कोई मतलब उठा के कोई पत्ता फेंक देंगे, ले लो, हो गया 20 रुपये, जाओ। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा आप सब लोग फ्यूचर के डायरेक्टर, सॉरी डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो अरे आप डायरेक्टर ही समझो। तो अच्छा ये बताओ, डॉक्टर लोग दवा लिखने से पहले ये क्या लिखते हैं, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा लिखते नहीं और एक दवा है? इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपने अपने मन से प्रिस्क्राइब किया, अगर कुछ रिस्क हुआ तो उसके जिम्मेदार आप ही हो। दवा भाई आप लिख रहे हो, ऐसे कैसे नहीं लिखोगे, डॉक्टर किस लिए बनोगे? अब ऐसे कोई आदमी थोड़ी लिख देगा। पता चला कि कोई भी है थोड़ा बहुत पढ़ा हो, झोला छाप वाला, उसने भी पता चला पर्चा निकाला RX, हाँ ठीक है, ये दवा ले लो, वो दवा ले लो, भाई उसको पता ही नहीं RX का मतलब, वो क्या लिखेगा? ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब करता है दवा कि हाँ भाई आपको ये दवा लेनी है। OD है कि QED है, वो भी लिखते ना कि दिन में 2 बार। SOS है, खाली पेट खाना है, अलग अलग बहुत ही। ठीक है भाई साहब, चलते हैं भाई साहब, दवाई लिखना स्टार्ट कर दें। चलो अच्छी बात। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ आया था कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ, इनका क्या कहना था भाई साहब का? लेवाइजियर, एंटोनी लेवाइजियर ने ये लॉ बताया था। उनका कहना था कि जब भी कोई भी रिएक्शन आपस में कंबाइन करती हैं तो जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। यानी ये बैलेंसिंग के बारे में सपोर्ट करता है। बस एक जगह फेल हो जाता है बेचारा, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन में फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर में होता है ये, एक न्यूट्रॉन जब अटैक करता है तो 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग फेल। ठीक, तो ये उस जगह फेल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये सब पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, आराम से जानते हो। तो कुछ भी रिएक्शन कराओगे तो बैलेंस इक्वेशन करके देखोगे, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जहाँ आपको दिक्कत आने वाली है। दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ, क्या बैलेंस भाई? हाँ, बैलेंस कैसे होता है? फिर क्या काम क्या है? डांट रहे हो, पूछ रहे हो? अरे मतलब ये है कि जैसे आपको मान लो कोई रिएक्शन दे दी, उसने कहा भाई इतना रिएक्टेंट लिया तब प्रोडक्ट बन गया, 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा लॉ सपोर्ट करता है? क्या लगाओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब जो क्वेश्चन बनने वाला है, देखो यहाँ से आपसे पूछेगा कि कौन सा लॉ, जैसे 5 लॉ है अपने पास, 5 या 6 लॉ, तो उसमें से 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और उसने बोला कौन सा लॉ एक बैलेंसिंग इक्वेशन को सपोर्ट करता है, कौन सा लॉ? समझ गए? मैं पूछ लिया उसने न्यूक्लियर रिएक्शन है कोई, इसमें से कौन सा लॉ जो है वो जो है इसको फॉलो नहीं करता, कौन सा लॉ कौन नहीं फॉलो करता? ठीक, फिलहाल अरे वो समझ जाओगे। यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन, वही तो मैंने बोला, यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन में फंस जाओ। हाँ, ये पूछ सकता है जैसे न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, कि भाई जैसे एक न्यूमेरिकल कर लिया जाएगा, न्यूमेरिकल इस पर क्या हुआ है, क्या करोगे? आएगा नहीं वही चीज़, टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, यूज़ योर टाइम मैन, टाइम इज़ मनी। चलो अच्छा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे थोड़ा काम कर लो, ये अच्छा लॉ है। ये लॉ क्या था? ये लॉ किसने बताया था? डाल्टन ने, हाँ, प्राउस्ट ने, इसको प्राउस्ट ने बताया था, जो उससे प्राउस्ट, इन्होंने बताया भाई ऐसा है कि अगर हम कोई भी चीज़ कंबाइन करते हैं, कोई 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक, क्या कर रहे हो, नींद आ रही क्या?
चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे लॉ ये फेवर करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो फटाक से। बताना ये है कि अगर 1.80 ग्राम ऑफ मेटल बर्न, उसको जलाया गया इन ऑक्सीजन भाई क्या लिख दिया मैंने? अच्छा मेथल लिख दिया क्या? ओहो, मैं तो भाई साहब बोर्ड में फेल हो जाऊँ। ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड ठीक भाई। फिर बोला गया अगर 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल बर्न and gave 2.50 gram of its ऑक्साइड। तो हमें बताना है कैसे ये सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ठीक है, हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक, कैसे सपोर्ट करेगा? सॉल्व करके। क्या क्या सही जवाब दिया? ठीक है, तो सॉल्व ऐसे करो। देखो हमने ये लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस आपस में कोई मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, चलो पहला लेप चेक करो। कितना था मेटल? 180। बन किया गया, बना कितना? 3.0 यानी कि 3 ग्राम। ठीक है, तो बताओ कि अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा? अगर मेटल लिया गया 1.8, टोटल बना कितना? 3 ग्राम ना। तो ऑक्सीजन निकालो कितना आएगा इसमें? पहले वाले केस में ऑक्सीजन बताओ। वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया 1.2 भाई। टोटल बना 3, 1.8 वो है मेटल, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बाकी होगा। 1.80 हमने माइनस किया तो कितना? 1.20। अच्छा, अब रेशियो बताओ कितना होगा? रेशियो दोनों का, उसका 1.80, इसका 1.20। काटो काटो बताओ आंसर। 0 कटा, 0 कटा। 3 6 18, 3 4 12, 2 3 6 भाई 3/2 आया ना। ठीक, अब फिर से दूसरा, अब की बार कितना लिया गया? ये केस नंबर 1, केस 2। ठीक, बताओ कितना होगा अब की बार? वेट ऑफ, मैं से लिख दूँ, ऑक्सीजन कितना आएगा बताओ? अब की बार 150 ग्राम लिया गया, अब बना कितना? 1.5 ग्राम। 1.50 नहीं मानोगे? चलो चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी। बताओ कितना आया? 250 2.50 ग्राम माइनस 1.50 कितना बचा? कितना बचा? 1 बचा। ओह चलो ठीक है, अब इसका रेशियो बताओ। सेम रेशियो भाई। 1.8 ग्राम किसका था? मेटल का। यहाँ पे कितना है मेटल? तो कितना हो जाएगा रेशियो? गड़बड़ हो रहा है क्या? सही लिया? सही किया? बात समझ में आ गई? फिक्स है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पे है, चाहे जितना मिला लो घोल लो, लेकिन वो कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो। ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है, लिख लो इसको। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाकी वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल, वाटर किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन वाटर का, अरे यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो क्या होता है? 1:8 हमेशा यही होता है ना। इसमें 1:8 का रेशियो ही मिलेगा, चाहे पानी टैप का हो, ओशन का हो, कहीं का हो, चाहे गटर का हो, कहीं भी।
हो गया भाई? कर लो नोट कर लो। कुछ लोग कह रहे होंगे सर बर्न यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ बर्न है। भाई शब्दों में कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो। ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो अब्दुल? हो गया भाई? नोट आगे बढ़े? 2 लॉ हो गया? जल्दी करो, बहुत लंबा चैप्टर है, फिर कल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ख़त्म करके निकल चलें आगे। हाँ भाई आधे घंटे हैं अपने पास, हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। सोचो कहाँ हफ्ते का 10 दिन पढ़े, 15 दिन, यही मज़ा आता है रिवीजन का। अभी एक मेगा रिवीजन होगा, पूरी केमिस्ट्री एक साथ चलेगी जब है। अब तो मैं हटा दूँ, हटा दिया। तीसरा क्या था? तीसरा लॉ कौन बताएगा? अब्दुल? अरे अब्दुल सो गए क्या? तीसरा लॉ नहीं पता? सही है आंसर, लॉ ऑफ मल्टीपल। किसने बताया भाई? डाल्टन। तो डाल्टन ने बताया क्या था इसमें? कौन बताएगा? सो गई क्या? चलो तुम्हें बताओ, नहीं सो जाओगे तुम। क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? नहीं पढ़ा है? अब्दुल्ला पढ़े हो ये? अच्छा, इधर वाली टीम पढ़ी हुई है। काविश, लॉ ऑफ मल्टीपल क्या था? नहीं बताओगे? याद नहीं है? बता नहीं पाएंगे। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल ये था, इनका कहना ये था कि अगर मान लो 2 एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक को फिक्स कर दो। जैसे मान लो अपने पास ए है और बी है, ये आपस में कंबाइन होके और ये कई मेटल बना रहे हैं, कई ऑक्साइड, कई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि इसमें एक को फिक्स कर दो। मान लो इसने बना लिए ए बी 2, AB 3, AB 4, ऐसे, ठीक। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि एक फिक्स होना चाहिए और दूसरा वाला क्या होना चाहिए? एक फिक्स होना चाहिए। देखो एक फिक्स है यहाँ पे और दूसरा वाला क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहाँ है? ठीक। क्या होगा ये? इन सिंपल होल रेशियो, ठीक। तो समझ गए, लॉ ऑफ मल्टीपल यही था कि एक को फिक्स रखना है और दूसरा क्या रहेगा? इन सिंपल होल रेशियो। एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, मज़ा आ जाए। चलो आओ एक क्वेश्चन हो जाए। हो गया भाई? ये सब पढ़ाया है, बस मैं शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ। कोई ना कहना सर डिफिनेशन तो बताया नहीं हमने, ठीक। सब लिखाया हुआ है, नोट उठा के देख लो। बाकी समझना ज़रूरी है, बाकी डिफिनेशन से क्या मतलब है ना। डिफिनेशन तो न्यूटन्स लॉ का भी होता है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बच्चों को ऐसा रटा होता है, थर्ड लॉ। चलो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 एलिमेंट x जिसका मास 16 दे रखा है एंड y जिसका मास 14 दे रखा है, कंटेंस combine to form compound A B C and C. The ratio of different masses, the ratio of different masses of Y which combine with fixed mass of X in ABC, in A, B,
एंड सी कामा बता इज 1, 3 and 5। अब बोला है क्या, क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ मैं, ए 32 पार्ट ऑफ बाई मास ऑफ x combined with 34 part of y in B, then in C बच गया डू अगला पेज करिए आप, आगे करिए, अनडू करिए, आ गया पसीना हो गया कामयाब। देन इन सी यही हो रहा था, इतनी मेहनत से लिखा था। इन सी 16 पार्ट ऑफ x will combine with हाँ ये है क्वेश्चन भाई साहब, नहीं समझ आ रहा है। ऑप्शन है 14 पार्ट ऑफ y, 42 पार्ट ऑफ y, ऑप्शन लिख दूँ मैं इधर, 14 पार्ट ऑफ y, 70 पार्ट ऑफ y, ऐसा लिख लो, ऑप्शन तो लिख लो। 40 पार्ट, 42 पार्ट ऑफ y और डी ऑप्शन है नन। ठीक, ये क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है भाई, समझो इसको, मानो समझो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या कर सकते हैं। खांसी, किसी का आंसर आया? कोई ट्राई तो करो भाई, ऐसा ऐसा छोड़ मत दो। 42 पार्ट, सही है। 42 आया? देखो यहाँ पे अभी जैसे लास्ट डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक x है एक y है, कंबाइन टू फॉर्म, अब ये इतने क्या बन रहे हैं, कंपाउंड ABC। ठीक, ऐसा देख लो, हाँ छोटा मौका अच्छा है। सीख गया भाई, ठीक। देखो यहाँ से दिख रहा है, पीछे दिख रहा है क्या, आंखें बटन। 2 एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म ABC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कंपाउंड बन रहा है क्या, A, B और C, यानी ये कंपाउंड अगर कंबाइन कर रहे होंगे तो हो सकता है XY बना रहा हो सकता है XY2, XY3 बना रहा हो, यही तो। पर इन्होंने बोला है कि जब ये कंबाइन करते हैं तो इनका रेशियो क्या आता है, 1, 3, 5। इसका मतलब 1 होगा तो ये 3 होगा तो ये 5 होगा, समझ गए, ये है कंपाउंड। पर इनसे हमें कोई मतलब है ही नहीं, मेन ये है, उन्होंने तो ऐसे लिख दिया ABC। ठीक, अब बोला 32 पार्ट ऑफ x कंबाइन कर रहा है कितने से, 84 पार्ट ऑफ y, किसमें, B वाले में। तो B कौन सा है, ये रहा B, ये रहा सामने, इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, XY3। इन्होंने इसमें बोला है कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है, इसका 32 पार्ट x का कंबाइन कर रहा है किससे, 84 पार्ट ऑफ y से। भाई इसका अगर 32 होगा तो ये कितना होगा, 84। ठीक, तो अगर इसका एक पार्ट होगा तो ये कितना कंबाइन कर रहा होगा। ठीक, अपने को 16 पे जाना है ना, 16 पे, सॉरी 16 पे निकालना है। हाँ तो ठीक तो है, तो बताओ 16 पे कितना कंबाइन करेगा, 84/32 इंटू 16, 16 दूना 32, आ गया 42। सर आ गया आंसर नंबर 42, गलत है, ये थोड़ी आया अभी, 70 पार्ट्स आएगा भाई। अभी देखो क्या बोला है उसने, वो तो हमने बी वाले पार्ट में निकाला है ना, इन्होंने ये पूछा है सेम सी में बताओ, इन सी अगर 16 पार्ट विल कंबाइन कितने से कंबाइन करेगा। अब यहाँ रेशियो देखो,
रेशियो कितना है, कितना रेशियो है, 3 और 5 का रेशियो। 3 से कितने बनते हैं, 5, 1 से कितने होंगे, तो 16 से कितने होंगे, 16 से कितने होना है, क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई, क्वेश्चन ठीक है, देख लो, लॉ मल्टीपल का क्वेश्चन था। चलो हो गया। एक क्वेश्चन इसमें पूछा है बड़ा अच्छा सा, कौन बताएगा। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास लेवाइजियर, डाल्टन, प्राउस्ट या गेलुजे। ये इस कठिन सवाल का जवाब किसकी तरफ से है। लॉ ऑफ मल्टीपल किसने दिया था, सुफियान, अच्छा डाल्टन ने नहीं दिया था, जॉन डाल्टन, मिस्टर जॉन। तो ये जॉन कहीं जॉन अब्राहम ने वहाँ से तो नहीं चुराया, जॉन डाल्टन से इंस्पायर थे उनके घर वाले, जॉन सीना, जॉन अब्राहम, जॉन डाल्टन। ओके भाई, तो 3 लॉ हो गए अपने पास। अब आता है लॉ नंबर 4। क्या 4 कौन बताएगा, चौथा क्या था, लॉ ऑफ गे-लुसाक। ठीक, इसको लॉ ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, कभी वॉल्यूम लॉ अगर आ जाए ना तो वॉल्यूम लॉ समझ जाओ गे-लुसाक ही है, अब गे-लुसाक ना लिखे वॉल्यूम लॉ लिखे तब भी ये समझ जाना। इस लॉ का क्या मतलब था, कौन बताएगा, कोई है, किसी की आवाज़ नहीं आई, कोई गे-लुसाक लॉ बताओ, चलो बताओ उदित, नया गाना आया नहीं आजकल मार्केट में, बताओ उसका क्या होगा। आजकल उदित नारायण एक्सपेरिमेंट में लगे, केमिस्ट्री में लगे। भाई गे-लुसाक लॉ ये था कि मान लो गैसेज आपस में कंबाइन करती हैं, गैस H2 और फेमस कौन सी थी 3N2 है ना, और ये क्या बनाती थी, देख रहे हो कितना गलत बता रहे हो तुम लोग, मतलब मैं कुछ लिख दूँ मान लोगे, भाई 3 यहाँ है। अच्छा फ्लो पे चल गया तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 गैस आपस में जब कंबाइन करेंगी, कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आपस में कंबाइन करके क्या बना रही, अमोनिया, तीनों गैस। इनका कहना यह था कि जब आपस में कंबाइन करेंगी तो इनका सबका रेशियो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल रेशियो। मतलब इसका रेशियो 3 है तो इसका रेशियो 1 है, तो इसका रेशियो 2 है, सबका सिंपल होल रेशियो आया, सबका सिंपल होल रेशियो होना चाहिए। यानी एक बात और कह सकते हो कि गैस कंबाइन करते हैं सिंपल होल रेशियो वाले फॉर्म में, कभी गैस ऐसे कंबाइन नहीं करेगी, भाई इसका 3 लीटर ले लो और इसका 1 लीटर ले लो, अच्छा रेशियो है, कंबाइन हो जाएगी। लेकिन अगर जहाँ इसका कितना लीटर ले लो, इसका 1.7 लीटर ले लो और इसका 3.9 ले लो, 2.9 ले लो, तो ये आपस में कंबाइन नहीं होगी क्योंकि इनका सिंपल होल रेशियो नहीं है। मतलब जैसे गैस है, एक डिब्बे में एक गैस है हाइड्रोजन, एक डिब्बे में दूसरी गैस है, दोनों को मिलाएं और मिला करके उसको डिब्बे में ऐसे ऐसे करें तो गैस कब मिक्स हो जाएगी, मतलब मिक्स मतलब कंबाइन कब हो जाएगी, जब उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, सिंपल होल रेशियो। उसका 1000 लीटर लो तो उसका कितना 2000 ले लो, 4000 ले लो, 6000 लीटर ले लो, ड्रम के हिसाब से, ठीक। और अगर ऐसा हुआ कि इसका अगर आपने 700 ग्राम लिया, उसका 553 ग्राम ले लिया तो कंबाइन नहीं होगी क्योंकि उसका सिंपल होल रेशियो नहीं होता। किसने बताया था इस लॉ के बारे में, इनके नाम से ही है, ठीक है, यही थे गे-लुसाक की। क्लियर है, आगे बढ़ें। फिर आता है लॉ नंबर 5, कौन सा लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। ये क्या था भाई, हाँ, इन्होंने एक कंडीशन दी कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एट
STP स्टैंडर्ड कंडीशन हो, ठीक है, या फिर टेम्परेचर प्रेशर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। इन्हें बोला इसको अगर कांस्टेंट कर दो तो आप देखोगे कि डिफरेंट गैस अगर आप लेते हो, मान लो यहाँ डिब्बे में दूसरी गैस ले लो, इसमें दूसरी गैस ले लो, इसमें दूसरी गैस ले लो, जितनी गैस लेनी है ले लो, और सारे गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम रखो। इसको कितना कर दो 50 ml, इसको बोलो 50 ml, 50 ml, 50 ml, ठीक। तो इस जितना इसमें पार्टिकल होंगे, और ये गैस दूसरी है, गैस है ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये अमोनिया, ये मेथन, गैस दूसरी दूसरी है, वॉल्यूम सेम है, तो पार्टिकल्स के क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इसमें जितने पार्टिकल मिल गए आपको, मान लो इसमें कितने पार्टिकल मिल गए, मान लो 50,000 पार्टिकल इसमें मिले, तो ये 50 ml था, हाई ऑक्सीजन पर 50 ml लिया, तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, इसमें भी 50,000, ठीक। यानी सब में कितने होंगे 50,000, 50,001, 50,002, 50,004। अब इसके ऊपर कोई बोली नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एक इनका लॉ जो निकला था, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये लॉ था लॉ ऑफ अवोगाड्रो। क्लियर, पांचों लॉ हो गए। 10 मिनट है अभी अपने पास, ठीक है। उसके आगे क्या पढ़ा था, रिमाइंड कराओ थोड़ा। परसेंटेज कंपोजिशन, वेरी गुड। ये सब ला याद होगा, बिल्कुल अच्छे से देख लो। अब आता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये क्या चीज़ है भाई, ये कुछ नहीं है। जैसे मान लो अपने पास बड़ा फेमस एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्योंकि ये ज़बरदस्ती हमें लोगों को ये देता है 100 भाई, सबका इसका कॉम्बिनेशन 100 आया, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 3 48, टोटल 100। तो इसका कंपोजिशन कितना है, ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते क्या है, इसका कोई और नाम जानता है, लाइम स्टोन। तो ये लाइम स्टोन है, इस लाइम स्टोन में है, इस लाइम स्टोन में कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, उसका परसेंटेज वो होता है परसेंटेज कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन। बना कितने से, कितने परसेंट है इसके भाई, इसका है कितना एटॉमिक नंबर, मास 40, इसका मास 12, इसका मास 48। अब इसका परसेंटेज निकालो। अगर मैं कैल्शियम का परसेंटेज निकालना चाहूँ तो भाई 40 ऊपर लिखूंगा, नीचे टोटल 100 और इंटू 100, ये गया, बचा कितना 40%, है ना। अब तो साफ साफ दिख रहा है सबका, ऐसे लिख लो। ऑक्सीजन का कितना 12% और इसका अच्छा ठीक है, तो इसको 48 कर लो, नाराज़ क्यों हो रहे हो, 48 कर लो इसको। कार्बन हो गया कितना 12%, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज कॉम्बिनेशन निकालना होगा, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर। एक क्वेश्चन आया था, तुम लोग गड़बड़ कर दिए थे शायद, मुझे लगता है, मैं करवा लूँ इस पे एक क्वेश्चन हो जाए। कैलकुलेट, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, सब लिख लिया ना। चलो क्वेश्चन लिखो फटाक से, बताओ मुझे आंसर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एस इन H2SO4, बताओ फटाक से आंसर। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन H2SO4। क्या हुआ अब्दुल्ला, दिक्कत? कोई बात नहीं, जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसमें दिक्कत हो जाती है। अब पहले बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, अब रिवीजन तो बहुत फास्ट चल रहा है, वरना एक दिन में एक टॉपिक आते थे, परसेंटेज कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन जो पढ़े हो उसमें तो आएगी अच्छी स्पीड ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा है, तो कल रिवीजन होगा, उसमें मजा आएगी। आ गया 32%, 32.65% आ रहा है सबका। आया? आ गया भाई? ठीक,
तो इस तरह से अपना क्या करोगे, एस का निकालना है हमें। तो एस का पहले बताओ कितना होगा इसमें, 32। हाँ 32 लिख दो ऊपर, नीचे टोटल होगा कितना 98 इंटू 100 काटन पिटन कितना हुआ, ठीक कितना हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 32.65% आएगा। ठीक है सर 32 था, 32 वाला ऑप्शन टिक कर लो। चलो भाई, तो परसेंटेज कंपोजिशन में यही सारी बात है और कुछ बात इसमें नहीं है। हाँ वो तो है ही है, वो तो अगला टॉपिक। बढ़े आगे, चलो अब हेडिंग लगाओगे। हेडिंग क्या लगाओगे, सब लगा हुआ है सर, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या होता है, तो ये बताया गया था कि जैसे मान लो अपने पास CH3COOH है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, और उसके बाद यह हो गया CH एक दो तीन चार पाँच छः, बस ठीक है, गड़बड़ कर देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भूल गया मैं, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है, जब मैं भूल चुका हूँ तो बेइज्जती क्यों करवाना। C6H12O6, अगर ग्लूकोज वाला चैप्टर आएगा तो बताएंगे, इस्तेमाल ना करो तो दिमाग से स्ट्रक्चर उतर जाता है। फिलहाल जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड का अगर हम देखें सिंपलेस्ट होल रेशियो एटम्स का, इसमें बताओ कितना होगा, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, इनका सिंपलेस्ट होल रेशियो निकालोगे कटक 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 कितना आएगा, ठीक यहाँ देखो कितना होगा 1 2 1 कितना आया, मतलब कि इन दोनों का जो सिंपल होल रेशियो है सेम आया, तो इसका मतलब इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल में ये होता है कि जितने भी एटम्स हो किसी कंपाउंड के अंदर उनका सबका सिंपल होल रेशियो निकाल लो। सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ ईच एटम इन एनी कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या डिनोट करता है, तो ये लिखे क्या है एक्चुअल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये लिखे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैंने इस रेशियो में लिख दिया, क्या लिखेंगे बताओ, CHO ये लिखेंगे ना, इसका क्या लिखोगे, ठीक है CH2O ये क्या है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, बस ये जानना ये है कि हमें सिंपल होल रेशियो निकालना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, समझ गया ना। अच्छा जैसे मान लो X2 है, ये O4 है, इसका बताओ एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, दिवाकर इसका एम्पिरिकल फार्मूला, भाई इन दोनों काट लेंगे और सीधे X बचेगा, O2 बचेगा, तो उसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खत्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ गए, एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों में एक रिलेशन बनता है, वो रिश्ता क्या कहलाता है कौन बताएगा, वो रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल होता है, लेकिन इस रिश्ते में एक बाधक है, वो है n। पहले उसको पता करो वो कौन है, वो कौन है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। अगर ये पता है तो हम आराम से रिश्ता निकाल सकते हैं। यहाँ पे एम्पिरिकल वेट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे देता है या नहीं देगा तो क्या करोगे, तब वो आपको क्या देगा, वेपर डेंसिटी, फिर खेल खेलेगा। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको वेपर डेंसिटी दे दे, तो वहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 लगा लो और यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। भाई क्वेश्चन अच्छा बनाना होगा तब वो वेपर डेंसिटी देगा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा, तब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। एम्पिरिकल वेट कहाँ से निकलेगा, वो तो हम जब भाई एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। जैसे उस वाले में एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था, CH वो आया था, इसका वेट कितना हो जाएगा, 12 2 16 कितना हुआ 30, ये 30 क्या आया, एम्पिरिकल वेट आया, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट दे देगा या तो फिर वेपर डेंसिटी दे देगा, आराम से निकाल लोगे और वहाँ से क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ये सारी बात थी, ठीक। लेकिन सर एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे कैसे? ये तो चलो ठीक है, समझ गए, हमने बता दिया। किसी किसी क्वेश्चन में ये लोग परसेंटेज कंपोजिशन दे देते हैं और सिर्फ तब पूछते हैं पूरी कहानी, तब क्या करोगे? मान लो कोई क्वेश्चन ले लो अपने पास, चलो यही ले लो, इफ़ अ कंपाउंड हैव 40% कार्बन, 12% नहीं है, ये कैल्शियम है, कार्बन एंड 48% ऑक्सीजन, देन फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब परसेंटेज कंपोजिशन दे दे तब कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला? अरे सर रटा होगा सर, CaCO3, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या है, इसमें नहीं समझ आएगा, आसान, जो आसान है वही कठिन बनता है। कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, है ना, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन खत्म। चलो ठीक है, पहले यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे सिंपल बनाओगे टेबल, एलिमेंट बताओ अपने पास क्या क्या है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन बताओ कितना होगा, इसका 40, इसका ठीक। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोल। कैसे निकालेंगे, 40 को कैसे डिवाइड, क्या बात, 12 को कैसे डिवाइड, 48 को कैसे डिवाइड, 48 से, 16 से, हाँ। तो 40 को 40 से किया सर, 12 को 12 से किया, 48 को 48 से करो, और क्या, गलत बात, ये तो आप गलत कर दिए। 16 से डिवाइड, भाई हमें डिवाइड कैसे करना है, 1 से, है ना। ऑक्साइड लिख दो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑक्साइड O2 लिख के काम चला दो, या ऑक्सीजन लिख दे तो O2 लिख के चला दो काम, या ओजोन लिख दे तो O3 से निपटा दो। हमें यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक से ही डिवाइड करना है, ठीक, ओके। चलो बताओ क्या बचा, यहाँ से देखें अगर तो ये 1 1 3, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, फिर सिंपल होल रेशियो निकालना होता है। इसको, इस स्टेप को मत भूलना, बहुत सारे बच्चे इस स्टेप को भूलते हैं और फिर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऑप्शन में ये भी होता है, ऑप्शन में यही तक होता है, और सिंपल होल रेशियो निकालना भूल जाता है। भाई किस्मत अच्छी है कि यहाँ नहीं हो पा रहा है कुछ, वो नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में 1.5 1.2 आया तब अगर वहाँ छोड़ दिए तो फिर गया, ठीक। तो यहाँ में सबसे कम वाले से डिवाइड करें, सबसे कम वाला कौन, 1, तो इसको 1 by 1 भाई प्रोसेस मत भूलो, ठीक। तो कितना आया, 1 1 1 आ गया, अच्छी बात है, पर ये स्टेप मत भूलना। अब बताओ सिंपल होल रेशियो बन गया, बस यहीं आके थम जाना है, ठहर जाना है, ठीक। अब बताओ अपना एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया, हाँ भाई, क्या सर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आप CO3 लाइम स्टोन, भाई ठीक। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ बोल दे, इफ़ वेपर डेंसिटी इज 60 तो फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। निकालो निकालो निकालो, नहीं दिक्कत हो रही हो ना इसमें, इसको 200 कर लो, ज़्यादा आसान हो जाए। 200 कर लो, 200 पे कैलकुलेट करो। चार आया है, क्या बता रहे हैं, 4 n की वैल्यू 4 आई, ठीक है बस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से यही बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भाई। उसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या आता है, वैसे टाइम ओवर हो गया लेकिन मैं 5 मिनट में खींचने की कोशिश करता हूँ, बता दूँ। हो गया, स्टेप तो सीख चुके हो। इसके बाद का टॉपिक बताओ, लिमिटिंग एजेंट और एक्सेस एजेंट, ये सारी बात आई थी। स्टॉइकियोमेट्री ना, मान लेते हैं अपने पास नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया किसके साथ, 3H2 के साथ, इसने बना लिया क्या, 2NH3। तो यहाँ पे जो आगे लिखे हुए हैं कॉफिशिएंट हैं 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टॉइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है या कॉफिशिएंट है, यही होते हैं मोल्स। अब इसमें कई रिलेशन होते हैं, जैसे मान लो इसको हम चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, मोल मोल रिलेशन। भाई इसके 1 मोल, इसके 3 मोल से मिलकर कितने मोल बना रहे हैं, 2 मोल। या फिर हम वॉल्यूम का बोल सकते हैं, इसका 1 ml, इसका 1 ml, उसका 2 ml। लीटर में भी कर सकते हो, इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, उसका 2 लीटर, ये रिलेशन हो सकता है। मास भी कर सकते हैं, इसका मास कितना
एक नहीं भैया, यहीं से सब कहानी नहीं चलेगी, कुछ कहानी थोड़ा सा डिफरेंस चलती है। इसका 14 दुना कितना हुआ 28 ग्राम, और इसके कितने ग्राम 6 ग्राम, कितना बना 34 ग्राम। तो ये रिलेशन आ सकता है भाई, इसका इतना ग्राम, इसका इतना ग्राम, तो इसका इतना ग्राम। तो ये 3 रिलेशन आता है अपने स्टॉकियोमेट्रिक वाले तरीके से। जब भी स्टॉकियोमेट्री आप देखोगे तो स्टॉकियोमेट्री, वैसे हमें स्टॉकियोमेट्री बताती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या कैलकुलेट करवाती है, कैलकुलेशन ऑफ क्या क्या कैलकुलेट करवा सकती है, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या उसका वॉल्यूम या उसका मोल, ये सब कैलकुलेट किया जा सकता है स्टॉकियोमेट्री से डायरेक्टली। ठीक है, बेसिक सा। कहानी क्या आती है कि मान लो इसके हमने कितने ग्राम लिए, इसके 10 ग्राम लिए, इसके 15 ग्राम लिए, तो यहाँ पे अपने को देखना होता है लिमिटिंग एजेंट। वो कैसे निकालते हैं बताओ भाई? हाँ, जितना दे रखा हो उसको किस में कन्वर्ट करो, मोल में। भाई मोल में दे रखा तो अच्छी बात है, मान लो हमने बोल दिया यहाँ पे N2 है और यहाँ पे 3S2 है, ये बना लिया 2NS3। इसके मोल ले लिए हमने कितना ले लिया 0.5, और इसके ले लिया मैंने 1 मोल। अब बताओ कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन? अब्दुल। सबसे पहले इसके आगे वाले जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, इसको 1 से डिवाइड, इसको किससे डिवाइड 3 से डिवाइड, तो कितना आया 0.3। इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, ये अपना लिमिटिंग रेजेंट और ये अपना एक्सेस रेजेंट। तो अभी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, LR पे। मतलब इसका रेशियो इसके रेशियो से, इसका पता नहीं कितना बनेगा, x मान लेते हैं, तो उसको डिवाइड कैसे करोगे, और दोनों कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6 कहाँ आएगा, अच्छा ये है, ओके ठीक, मैं यहाँ कर लूँगा 1/3 है, ठीक, कितना आया 0.6। तो पता चल गया ना उसका कितना बनेगा। ये क्या बना, कितना आया 0.6, क्या मोल है, और ऑप्शन में ग्राम दे रखा था। अरे सर तब क्या, तब वही पुरानी बात, क्या मोल इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला आके यहाँ मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करें बताओ, यहाँ MS3 का कितना होगा 14 3 17 आके यहाँ मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मोल मोल रिलेशन। वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में ध्यान रखना, यही चीज़ वॉल्यूम में खेल लेना, ठीक। तो सारी कहानी वही चलेगी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ एक फंडा रखो मोल रेशियो वाला, मोल रेशियो से एक्सेस और लिमिटिंग एजेंट पता चल जाएगा, कर पाओगे उससे, ठीक है। उसके बाद कहानी क्या थी, बस कंसंट्रेशन टर्म था, वो तो बच्चों वाली चीज़ है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, क्या मैं करूँ फॉर्मेलिटी पढ़ा के उसको, इक्विवेलेंट वेट बता दिया जाए, बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हो, एक्स फैक्टर। अब ये भाई बहुत लंबी कहानी, एक्स की अलग अलग कहानी होती है। जैसे मान लो एसिड है तो उसके लिए क्या देखेंगे, एसिड के लिए हम क्या देखते हैं, एसिड का एक्स फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस डोनेट या फिर एक्सेप्ट, कितना H प्लस डोनेट किया गया, कितना लिया गया। जैसे मान लो HCl में कितना जाएगा, 1 जाएगा, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हुआ, 1 हुआ। उस हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 35.5 और एक 36.6, उसको डिवाइड कैसे करोगे, तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अब मान लो बेस है, तो बेस के लिए कौन सी व्यवस्था, अब भाई इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तुरंत नहीं बताया जा सकता, बार लिस्ट देख लो कि कौन कौन से एसिड हैं। जैसे H3PO4 होता है, और क्या होता है H2PO3 होता है, उस केस में कितने H प्लस टूट जाते हैं, उसकी कहानी अलग है, ठीक है। इसको स्पेशली आके पढ़ लेना, क्या नाम हमारा, अभी आ जाएगा, ठीक। अच्छा, बेस हो तो बेस के लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ OH देख करके इसका मॉलिक्यूलर वेट, मान लो हमने NaOH का पूछा, इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा इसका, इक्विवेलेंट वेट, इसका मास कितना हुआ, सब ऐड कर लेना, और जितना आया मास रख दो ऊपर, और नीचे एक्स फैक्टर कितना आएगा 1, ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। सॉल्ट के लिए क्या देखते हैं, या तो H प्लस आयन, सॉरी या तो कटायन या तो अनायन, ठीक है, ये देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे AlCl3, बताओ इसका कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट, भाई है तो 3 ना, Al3 प्लस डिवाइड 3 से करना है, लेकिन इसका वेट कितना आएगा टोटल, इसको ऐड करके इसका 27, इसका 35.5 × 3/3,
निकल आएगा। ठीक, ऐसे हो गया। और कुछ होता है? और से बहुत कुछ होता है, छोड़ो आगे बढ़ो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कल देखेंगे, वो कल देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से ये क्या है कि टॉपिक पूरा उठाओ, जितने भी टॉपिक हैं आपके लगाना स्टार्ट करो। कोई दिक्कत आ जाए, अब यहाँ पे पर्सनली आके आप पढ़ो, केबिन में आओ, जो टॉपिक में दिक्कत हो रही है वहाँ बैठ के डिस्कस करो, ख़त्म करके ओके बढ़ आगे बढ़। देखो अभी अपने पास ज़्यादा टॉपिक नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ मोल हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है, समझ लो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत खास बात नहीं पड़े हो, आयनिक स्टार्ट होने वाला है, तो अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं हुआ। अभी भाई धीरे धीरे चल करके फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब इकट्ठा हो जाएगी ना, और यहीं से कंफ्यूजन बटोर लोगे, मटिया मेट हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर करते चलो, सब कुछ ओके डन, ये लगाओ ये भाई इस चैप्टर पे अपना कौवा यहाँ से आएगा तो ढूंढ निकालेंगे उसको और जान से मार देंगे उसको, है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्या ही बोला जाए भाई, ये डायलॉग रख लेना। तो मिलते हैं इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, और जिसको कोई डाउट हो केबिन में आके मिल सकता है, ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अरे ये डायलॉग रहेगा नहीं, पता सब कहाँ है सर, केबिन वाला हुआ, डाउट के लिए चलते हैं।